स्वागत है आप सभी का साहिल पांडे एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने यानी 2 मई के करंट अफेयर्स। पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला करंट अफेयर है, कृष्ण स्वामीनाथन नौसेना के वाइस चीफ बने। 1 मई को राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में एक कार्यक्रम के दौरान वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। कृष्ण को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 अप्रैल को नौसेना चीफ का पद संभाला था। चलिए अब इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण स्वामीनाथन को नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वो INS विक्रमादित्य के अलावा वॉरशिप्स की कमान भी संभाल चुके हैं। इन वॉरशिप्स ने INS विद्युत, INS विनाश मिसाइल, INS कॉर्वेट कुलिस, INS मैसूर शामिल है। वह फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्कअप ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रह चुके हैं। वो फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 1 मई को भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने बनाया था। आइए इसको और डिटेल में समझेंगे। स्मार्ट मिसाइल को वर्कशिप के साथ ही तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 2 स्टेप सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्वेटर सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। स्मार्ट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 650 किलोमीटर है। यह अपने साथ टॉर्पीडो के साथ पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी ले जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को S-400 की तरह कैनिस्टर में रखा जा सकता है। टॉर्पीडो मिसाइल का वर्जन होता है जिसे सबमरीन से दागा जाता है। यह टॉर्पीडो अपने टारगेट की रेंज में आते ही धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है। हमारे अगले करंट अफेयर्स बन रहे हैं इंटरनेशनली से। तो चलिए जानते हैं आज कितने करंट अफेयर्स बने। हमारा पहला करंट अफेयर है, इंडोनेशिया में 14 दिन में 6वीं बार ज्वालामुखी फटा। 30 अप्रैल को इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी फट गया। विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रखने का निर्देश दिए हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। रुआंग ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख का गुब्बारा उठा। दूसरे विस्फोट के बाद यह ऊंचाई 2.5 किलोमीटर की हो गई। रुआंग के आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले 16 और 30 अप्रैल को 17 अप्रैल को 4 बार ज्वालामुखी फटा था। माउंट रुआंग के पास 2 भूकंप आने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो गई हैं, जो ज्वालामुखी फटने के कारण बनी हैं। इंडोनेशिया की वोल्केनो एजेंसी ने खतरे को देखते हुए लेवल 4 की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा ज्वालामुखी के पास 6 किलोमीटर क्षेत्र का एक्सक्लूसिव जोन घोषित किया गया है। 1871 में इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, जहां 120 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं। यहाँ पैसिफिक महासागर के करीब हॉर्सशू के शिप की
टेक्टोनिक फॉल्ट लाइसेंस है। हमारा अगला करंट अफेयर है, पाकिस्तान को IMF से 9,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 29 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की तीसरी किस्त को मंजूरी दे दी गई है। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। यह किस्त $1.1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए की है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। इस किस्त के बाद पाकिस्तान पर IMF का कुल कर्ज $3 बिलियन तक पहुंच गया है। IMF की बैठक ग्लोबल लेंडर्स के पाकिस्तान की आर्थिक सुधार कार्यक्रम के दूसरे और आखिरी रिव्यू के बाद की गई थी। पाकिस्तान के इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को IMF के स्टैंड इन अरेंजमेंट का सपोर्ट था। सभी देशों ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने का समर्थन किया, लेकिन भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमारे अगले करंट अफेयर बनते हैं बिजनेस से, तो चलिए जानते हैं कौन से इस बार बने हैं। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप बटा। 30 अप्रैल को गोदरेज फैमिली ने 127 साल पुराने ग्रुप को 2 भागों में बांटने को लेकर समझौता किया। इस समझौते के तहत एक हिस्सा 82 साल के आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर का है, वहीं दूसरा चचेरे भाई जमशीद और बहन स्मिता गोदरेज को मिला। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आदि और नादिर ने गोदरेज इंडस्ट्री अपने पास रखी है, जिसमें 5 लिस्टेड कंपनियां हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह में लिस्टेड कंपनियां गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज हैं। इनके चेयरमैन नादिर गोदरेज होंगे और नियंत्रण आदि गोदरेज नादिर और परिवार करेगा। आदि के 42 साल के बेटे फिरोज शाह गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो अगस्त 2026 में नादिर की जगह लेंगे। जमशेद और स्मिता को गैर लिस्टेड कंपनी गोदरेज एंड वॉयस और मुंबई में उससे जुड़ी प्रमुख संपत्ति सहित लैंड बैंक मिला। गोदरेज इंटरप्राइजेज ग्रुप में गोदरेज एंड वॉयस और उसके सहयोगी शामिल हैं। इसकी एरोस्पेस और विमानन से रक्षा, फर्नीचर और IT सॉफ्टवेयर तक कई उद्योग में मौजूदगी है। इसे प्रेसिडेंट और MD के रूप में जमशेद गोदरेज द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। बहन स्मिता की 42 वर्षीय बेटी निहारिका होलकर इसकी कार्यकारी निदेशक होंगी। इसी ग्रुप के पास मुंबई में 3400 एकड़ का लैंड बैंक भी है। ग्रुप की टोटल वैल्यू 2.34 लाख करोड़ है। हमारा अगला करंट अफेयर है, अडानी टोटल गैस का Q4 में मुनाफा 72% बढ़ा। 30 अप्रैल को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने Q4 FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी समीक्षा शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 72.16% बढ़कर 137.96 करोड़ रुपए रहा। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 97.51 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही में यह 176.64 करोड़ रुपए रहा। तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.11% घटा है। चौथी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर
5.9% बढ़कर 1,258.37 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 1,0197.31 करोड़ रुपए रहा था। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की कंसोलिडेटेड मुनाफे में 22.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। FY24 में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 666.50 करोड़ रुपए रहा। अडानी टोटल गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति शेयर 0.25 रुपये यानी 25 पैसे का डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। कंपनी अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 49% का मुनाफा घटा। 30 अप्रैल को इंडियन ऑयल ने बताया कि कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 49% घट गया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 5,487.92 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया था। आइए इसको अब डिटेल में हम लोग जानेंगे। पिछले साल की इसी तिमाही में मुनाफा 10,841.23 करोड़ रुपए रहा था। पिछली तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर के 3 महीनों की तुलना में इंडियन ऑयल का मुनाफा 42.97% घटा है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 9,224.25 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। कंपनी का रिफाइनिंग मार्जिन कम होने से मुनाफा कम हुआ। 2024 के पहले 3 महीनों में क्रूड ऑयल के दाम पर 16% बढ़े हैं। महंगे क्रूड के बावजूद कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 रुपये घटाई थीं। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 269% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। FY24 में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 43,161.15 करोड़ रुपए रहा। इंडियन ऑयल के बोर्ड ने प्रति शेयर 7 रुपये के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। इंडियन ऑयल ग्रुप भारत की 23 रिफाइनरीज में से 11वीं की मालिक है। इंडियन ऑयल की श्रीलंका, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड में सब्सिडियरी कंपनी भी है। आइए करंट अफेयर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। 1 मई को 1886 को शिकागो के हेमाक्रेट में श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक बम विस्फोट हुआ, जिसके जवाब में पुलिस ने वहां जमा हुए श्रमिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना हेमाक्रेट घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत का पहला श्रमिक दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी में से पहली पनडुब्बी को लॉन्च किया है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। हैंगर क्लास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है। AIP पनडुब्बी को लंबे समय तक जलमग्न में रहने की अनुमति देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तपेश्वर नाथ धाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025
BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। अगर आप सभी को करंट अफेयर्स इंफॉर्मेटिव लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ में।